हेलो दोस्तों, हम सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें जो एग्जांपल दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी आपके पास दो मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका एक्सरसाइज 3.2 में है और एलिमिनेशन मेथड आपका 3.3 में है। आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको मेथड नहीं बताया जाता है तो आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे मेथड मेंशन है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर एलिमिनेशन के थ्रू, जो भी मेथड दिया गया होगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, तो इसका जो भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 4 है। याद रखना, ये जो PDF है आपका 2023 to 24 वाला PDF है, यानी अपडेटेड सिलेबस है, इसलिए मेरे इस सिलेबस में एग्जाम्पल 4 है। आप अगर आपके पास पुराना बुक है तो एग्जाम्पल नंबर आप देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोग सिंपली 7x - 15y = 2 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही x + 2y = 3 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आपको जो मेथड का यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड रिप्लेसमेंट। तो सिंपल क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए उस वेरिएबल को आपको अकेला छोड़ना है। वेरिएबल का मतलब होता है x या फिर y। तो हम लोग यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हम x को आराम से अकेला छोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x = 3 + 2y को इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो मेरा -2y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है आपका वो अकेला रह गया। तो हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है 3 - 2y निकल के आ गया। तो इसी x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोग इक्वेशन 2 में x का वैल्यू को निकाल लें तो उस x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में कभी पुट नहीं करना है। उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन होगा आपको उसमें पुट करना होगा। अगर आप इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हो तो आपको इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। एज लाइक इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। तो हमारे केस में हम लोग इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं 7। अब हम इस x के जगह पे x की वैल्यू को लिख देते हैं। तो मेरा ब्रैकेट 3 - 2y - 15y = 2। तो हम इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 7 को 2y से मल्टीप्लाई करो 14y - 15y = 2। नॉर्मली इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप देख सकते हो -14y - 15y आपका 29 हो जाएगा। तो 21 - 29y = 2। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, -29y है, इसको हम इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं और 2 को हम लोग इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं। तो मेरा -29y इक्वल के उधर जाकर +29y हो जाएगा इक्वल टू 21, और हम 2 को इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो मेरा -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मेरा y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 21 से 2 गया 19, और यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाय y है, तो मल्टीप्लाई इक्वल के इधर डिवाइड बन जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड 29 हो जाएगा। तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए 19/29। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इस x की वैल्यू जो इक्वेशन 3 में था उसमें पुट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ y को इन इक्वेशन 3, यानी इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करो। तो मेरा x हो जाएगा 3 - 2y था, y के जगह पे हम लोग y का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, यानी 19/29। इसको हम लोग सॉल्व करें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 - 29 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 38/29। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो x = यहाँ पर एलसीएम 29 ही आएगा आपका,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 29 और 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं 1 है, तो 29 और 1 का एलसीएम 29 होगा। यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाई 29 करोगे तो 29 टाइम्स आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 से, माइनस 29 डिवाइड बाई 29 1 टाइम्स, इसको हम लोग 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग, x इक्वल टू 29 3 जा 87 माइनस 38 अपॉन 29, इसको माइनस करो तो आपका 49 अपॉन 29 आ जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू 49 अपॉन 29 निकल के आ गया। तो हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि जो मेरा x की वैल्यू है 49 अपॉन 29 है और y की जो वैल्यू है 19 अपॉन 29 है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 5 है। नए बुक में एग्जाम्पल 5 है और आपके पास अगर पुराना बुक है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एज के बेस पे है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास अगर एज वाला क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले लेट करना प्रेजेंट एज। तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है, उसकी बेटी का एज आपका y ईयर्स। अब हम लोग जो स्टेटमेंट है फिर से पढ़ते हैं, 7 years ago। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 7 years ago। यहाँ पे जो वर्ड है एगो, इसका मतलब है बिफोर, पहले। तो आपका 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज होगा, एज ऑफ आफ्ताब, तो जो आपका प्रेजेंट एज है उससे 7 years कम हो गया होगा, क्योंकि हम लोग पहले की बात कर रहे हैं। वैसे ही एज ऑफ आफ्टर डॉटर्स 7 years कम हो जाएगा तो y माइनस 7 years हो जाएगा। अब फिर से हम लोग स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर आगे का जो स्टेटमेंट है, I was 7 times as old as you were then। यहाँ I का मतलब आफ्ताब है, U का मतलब उसकी बेटी है। आफ्ताब 7 times ओल्ड हो जाता है उसकी बेटी के एज से। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपली पहले आफ्ताब का एज लिखो जो कि x माइनस 7 है और उसकी बेटी का एज y माइनस 7 है। यहाँ जो हम लोग कहानी बोल रहे हैं 7 years अगो की बात कर रहे हैं, तो आफ्ताब का एज उसकी बेटी से 7 times ज़्यादा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई y 7y माइनस 49। तो हम लोग 7y को इधर लेके आते हैं और माइनस 7 को हम लोग इक्वल के दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा x, यहाँ पे प्लस 7y है, इक्वल के उधर जा रहा है तो माइनस 7y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 49 है और माइनस 7 इक्वल के उधर जा रहा है तो प्लस 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो मेरे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 आएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि अल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब है कि आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पर जो आपका एज होगा प्लस हो जाएगा। हम लोग सिंपली लिखेंगे 3 years नाउ। तो जो आफ्ताब का एज है, हमेशा याद रखना प्रेजेंट एज के साथ ही आपको डील करना है, इसलिए यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा और उसकी बेटी का एज y प्लस 3 हो जाएगा। अब अगेन आगे का स्टेटमेंट को रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर है I shall be, I का मतलब आफ्ताब है, 3 times, तो यहाँ पर 3 times हो रहा है as you will be। अपनी बेटी के एज से 3 times एज इसका ज़्यादा है, तो हम लोग सिंपली x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3 और उसकी बेटी में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फिर सॉल्व करते हम लोग। तो मेरा x प्लस 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y प्लस 9। अगेन सॉल्व करते हम लोग। तो देखो 3y को हम लोग इधर लेके आ रहे हैं और 3 को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को फिर से उतार लेते हैं एक बार। नाउ आवर इक्वेशन बी। तो पहला इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं। और दूसरा है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, इसका मतलब है आपको एक वेरिएबल का पहले वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन 2 को ही सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप इक्वेशन 1 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3y को हम लोग इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं तो 6 प्लस 3y हो जाएगा।
तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x का एक वैल्यू निकल के आ गया 6 + 3y, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। याद रखना है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट नहीं करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी वजह से इसको हम लोग जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इस x की जगह पे हम लोग 6 + 3y पुट करते हैं, तो 6 + 3y - 7y = -42। सॉल्व करेंगे, 6 को हम लोग इक्वल की इस साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर -4y = -42 - 6, तो आपका यहाँ पर -4y = -48 आ गया। अब हम लोग -4 को इक्वल की इस साइड लेके आएंगे, तो मेरे पास y = -48 अपॉन -4, डेट इज आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू 12 आ गया। अगेन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू के इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है आपका x = 6 + 3y, तो यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है। तो x = 6 + 3 × y की जगह पे आप 12 पुट करोगे, 6 + 12 3 जा 36, तो यहाँ पे ऐड कर लो तो सिंपल आपका 42 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू 42 आया है और y की वैल्यू आपका 12 आया है। हिंस हम लोग आफ्ताब को x माने हैं, तो x की वैल्यू 42 है, तो 42 ईयर्स आ जाएगा। वैसे ही उसकी बेटी का एज हम लोग y माने हैं, तो आपका 12 ईयर्स आ जाएगा। तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले आप आफ्ताब और उसकी बेटी का एज को लेट करोगे। पहला स्टेटमेंट 7 ईयर्स अगो है, अगो का मतलब होता है पहले, प्रेजेंट एज से पहले की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट था आपका जो आफ्ताब का एज है उसकी बेटी से 7 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 किए थे। उसके बाद आप सॉल्व करोगे, फिर आपका नेक्स्ट जो दूसरा स्टेटमेंट था वहाँ पर 3 ईयर्स नाउ की बात किया, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। तो आफ्ताब एज और आफ्ताब डॉटर एज लिखने के बाद वहाँ पर जो स्टेटमेंट था आफ्ताब का एज उसकी बेटी से 3 टाइम्स ज़्यादा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दोगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली इससे आपको 2 इक्वेशन निकल के आ गया, जिसको हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन मान लिए, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को निकाल रहे हैं और इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल के आ गया। जो y का वैल्यू निकल के आ गया उसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, तो आपका x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे कि हम लोग जो आफ्ताब का एज को x माने थे इसलिए 42 हो जाएगी, जो कि उसकी वैल्यू 42 है, और उसकी बेटी का एज y माने थे तो आपका y का वैल्यू 12 निकल के आ गया, तो उसकी बेटी का एज 12 हो जाएगा। अगर इसको चेक करना चाहो तो किसी भी एक स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इसी स्टेटमेंट को लेते हैं और इसी स्टेटमेंट में वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है, जो LHS की वैल्यू होगा वही RHS की वैल्यू होना चाहिए। तो देखो आप सिंपली, मेरा x की वैल्यू कितना निकला, 42 निकला, -7, तो मेरा LHS की साइड वैल्यू जो है 35 निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग RHS की बात कर लेते हैं। तो 7, मेरा y की वैल्यू कितना है, 12 है, -7, 12 से 7 गया, 5 बचा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 35 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट में y और x की वैल्यू को भी पुट करोगे तो आपका जो यहाँ पर इक्वल नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है, x और y का जो वैल्यू है सही वैल्यू है। तो इस केस में एग्जांपल नंबर 5 में तो आफ्ताब का एज 42 है और उसकी बेटी का एज 12 एज है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है और पुराने बुक में एग्जांपल नंबर 9 है। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। फाइंड द कॉस्ट ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सिंपली हम लोग एक पेंसिल का कॉस्ट और एक इरेजर का कॉस्ट को पहले हम लोग लेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को लेट कर दिए x रुपीज़, वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर हम लोग y रुपीज़ मान लेंगे। अब आपका गिवन क्या है, गिवन डेट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो ऐसे करके A/Q, दोनों में से कुछ एक लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 पेंसिल और यानी प्लस का साइन लगेगा, 3 इरेजर का दाम 9 रुपीज़ है, तो 2 × x प्लस 3 × y = 9। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका 4 पेंसिल का कॉस्ट और 6 इरेजर का कॉस्ट आपका 18 है, तो हम लोग और लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस
6y इक्वल टू 18, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को अकेला छोड़ते हैं, तो अभी हम लोग इक्वेशन 1 को ले लेते हैं और इसमें हम लोग x को अकेला छोड़ेंगे। तो मेरे पास 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, हमको यहाँ पर x को अकेला छोड़ना है, तो सिंपली हम लोग x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन x, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है 9 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो x को इक्वेशन 1 से निकाले हैं, इसी वजह से हम लोग इक्वेशन 2 में उसको पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। आपका इक्वेशन 2 में जो x है उसमें हम लोग x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 4 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पर नॉर्मली 2 और 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इस 2 को हम लोग 9 माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। यहाँ पर आप देखोगे 6y कैंसिल आउट हो गया, आपका यहाँ पे 18 प्लस 18 आ गया। यहाँ पर देखोगे ना तो x की वैल्यू आया ना तो y की वैल्यू आया, क्योंकि जो आपका इक्वेशन होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बेसिकली मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन होगा, इसी वजह से इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि एज द गिवन इक्वेशन हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई वी कांट ऑब्टेन अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। रेशियो के बेस पे आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे आपको पता है, अगर मेरा रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाता है c1 अपॉन c2, तो इसको हम लोग इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4 है, तो अगर 2/4 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वैसे ये 3/6 है, तो इसको भी काटोगे तो यहाँ पर आपका 3/6 डेट इज 1/2 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 9/18 है, इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 से, इक्वल है c1/c2 से। तो यहाँ जो गिवन इक्वेशन है वो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और हमेशा याद रखना, जो हम लोग x और y की जो वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिक केस के लिए निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपका गिवन रेशियो ऐसा है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी x और y की कोई एक वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, स्पेसिफिक कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसमें बस यहीं तक आपको लिख देना है और ये स्टेटमेंट बाद में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, और आपके पुराने बुक में एग्जांपल नंबर 9 होगा। इसमें सिंपली पूछा है आपको कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। यहाँ दो इक्वेशन है। पूछा क्या है कि जो रेल है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपको ग्राफिकली मेथड होता तो हम लोग सिंपली a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करने की अगर बात है तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है, जिसका रेशियो होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि जो रेल है एक दूसरे को क्रॉस करता। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफिकली या रेशियो के बेस पे नहीं बताना है, आपको सब्स्टिट्यूशन के बेस पे बताना है। यहाँ पर आपको x और y की पहले वैल्यू निकालना है और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद बताना है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मेरे पास x इक्वल टू, यहाँ पर 2y प्लस में है और 4 आपका माइनस में है, इसी वजह से इक्वल की दूसरी साइड 4 आपका प्लस हो जाएगा और 2y आपका माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। तो यहाँ जो x की वैल्यू है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 के इस x की वैल्यू पे। हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 का जो x में है 4 माइनस 2y पुट कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो आप देख सकते हो -4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो गलत है, सही नहीं है। तो सिंपली लिखेंगे कि -4 इक्वल टू 0 नहीं होता है, और स्टेटमेंट में लिखेंगे द गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आपका जो टू रेल है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस रेशियो का आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका, कि x का कुछ वैल्यू निकलता और कुछ y का वैल्यू निकलता, एक ही डिफरेंट वैल्यू निकलता, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो दो रेल है एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है तो आपका जो रेल है वो क्रॉस नहीं करेगा। इसको अगर आपको चेक करना है रेशियो की बेस पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं x/2, तो यहाँ पर रेशियो में आपका 1/2 आ जाएगा, 2/4 दैट इज 1/1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 से। और दूसरा अगर देखोगे -4 और -12 1/3 का रेशियो है, जो कि इक्वल नहीं है C1/C2 का। तो यहाँ पर ऐसा रेशियो निकल के आ रहा है आपका, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप रेशियो के बेस में भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको बनाना सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही है।